हेलो वेलकम बैक एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और जिनके थ्रू हम सारे कंसेप्ट भी सीखेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि फर्दर जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस कैटेगरी के और किस तरीके से आने वाले हैं। राइट, सो स्वागत है आप सबका दोस्तों आज के सेशन में। आज की कहानी मेरी जुबानी जल्द से स्टार्ट करते हैं, कोई देर ना करते हुए। ओके, और उम्मीद करता हूं मैं कि आप मस्त तरीके से अब अपनी प्रैक्टिस अपने अकॉर्डिंग एक्ट्स पर योर स्ट्रैटेजीज आप सॉल्व कर रहे होंगे और आप रिवीजन भी कर रहे होंगे, आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे होंगे औसम तरीके से। ठीक है, और सबसे बड़ी बात होती है इस लास्ट मोमेंट पे जो गलतियां होती है ना आपसे, उन गलतियों को आपने सुधारना है, उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है और इंप्रूवमेंट करते जाना है। बस अब आपके पास ये टाइम है अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने का। राइट, क्योंकि पढ़ आपने सब कुछ रखा है, बार बार आपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पे फंसेंगे उनका डाउट क्लियर करेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और डेफिनेटली एक दिन आएगा जब आपका एग्जाम होगा और आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं और ये जो मेहनत आपने की है कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बॉस। तो आज का एक क्वेश्चन सबसे पहले एक टॉप मोस्ट, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं, वैसे देखो यार रे ऑप्टिक्स एक बहुत बड़ा सा चैप्टर है ना, टॉप 10 न्यूमेरिकल के बिहाफ पे आप इसको जज नहीं कर सकते। ओके, तो वैसे भी इससे रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस और भी पहले भी ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने डाल रखे हैं, डिफरेंट कैटेगरी टाइप के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। आज कुछ और क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जिससे कि आपको इंस्टेंट एक हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन सॉल्विंग में आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। और इससे भी ज्यादा और क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो पहले भी मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर रखे हैं, वो भी डाल रखे हैं और इसका पूरा चैप्टर YouTube पे है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है डिक्टो आने के लिए, इस कंसेप्ट का रिपीटिशन होने के लिए। राइट, दोनों एग्जाम के लिए, दोनों नीट और जेईई मेंस दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आएगा तो डिक्टो आएगा क्योंकि आईआईटी एग्जाम में 1983 में आया था और ऐसे क्वेश्चन डिक्टो मेंस में आते हैं, डिक्टो नीट में आते हैं एज इट इज, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, अ रे ऑफ लाइट okay from a denser medium strikes a mirror, not a mirror, strikes a rarer medium at an angle of incidence I, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा डायग्राम में। ठीक है, ओके, सो अब वो बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, देखो लाइट आई, इंसिडेंट करी, वहां से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रिफ्रैक्ट हो गई, और जो रिफ्लेक्टेड है और जो रिफ्रैक्टेड है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ऐसा उसने बोला। इसका मतलब ये शानदार क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, with each other the angle of reflection and the refraction are r and r dash then the critical angle is, आपसे पूछा गया तो बताओ क्रिटिकल एंगल क्या होगा। देखो भाई समझो, कंसेप्ट समझो पहले, बहुत आसान है अगर आपको रियलाइज करना आ गया। तो यहां से लाइट आई, यहां पे टकराई, ये आप नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है, वो डायग्राम बना रहा हूं मैं, फिर उसको समझेंगे फिर उड़ा देंगे। हाँ, हमें निकालना है क्रिटिकल एंगल, तो जिसको हम आई सी से डिनोट कर रहे हैं। तो बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई सी, मतलब क्रिटिकल एंगल। ओके, तो कैसे करें सर, भाई यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है ना, ये कुछ एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, दैट इज आई। उसने बोला इसमें से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये हो गई रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड है। अच्छा सर, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है क्योंकि उसने बोला अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, तो यानी अपर जो मीडियम है डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू डी मान लो, और जिसमें जा रही है वो रेयर है, ऐसे मान सकते हो। तो यार देखो, अगर ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो भाई नॉर्मल से अवे हो जाएगी, तो भाई कुछ ऐसे जाएगी, लेट्स सी। ठीक है, ऐसे, तो दिस इज योर रिफ्रैक्टेड। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, बढ़िया है सर। ठीक है, और ये नॉर्मल है, इसके साथ ये एंगल बनेगा आर डैश, और ये एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का, दिस इज आर। और उसने पहले बोला कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, इनके बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री। तो क्या फर्क पड़ता है, और जब भी कभी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, स्नेल्स कंसेप्ट आप यूज करेंगे क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए। कैसे करेंगे सर, देखो लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर, तो भाई स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, कहां से जा रही है, डेंसर से, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू, जिस मीडियम में जा रही है, एंटर कर रही है, देखो इस मीडियम से इसमें एंटर कर रही है। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर इनटू साइन ऑफ व्हाट इज दैट, और चूंकि यहां पे क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है, अगर वो क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, अगर इसको आप क्रिटिकल एंगल मान लो तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे आप लेके चलेंगे उसके लिए 90 यूज करना पड़ेगा आपको।
ठीक है 90 यूज करना पड़ेगा बॉस। मतलब अगर क्रिटिकल एंगल निकालना है तो फॉर्मूला में जस्ट बनाना बता रहा हूं, अब वैसे आप याद भी रख सकते हो। तो दिस इज 1, तो ये हो जाएगा म्यू डी साइन ऑफ आई सी। अगर क्रिटिकल निकालना है दिस इज म्यू आर, तो साइन ऑफ आई सी इज इक्वल टू म्यू आर ओवर दिस इज म्यू डी, राइट, ठीक है। तो ये बन गया साइन ऑफ आईसी, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो कहीं ना कहीं चांदे मेरे यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज, और इनको आप कैसे निकालेंगे बस ये समझने की जरूरत है आपको कि भाई अगर आप क्रिटिकल एंगल की बात करें तो ऐसे लिखना होता है। तो हमें म्यू आर और म्यू डी अगर मिल जाए तो हमारा क्रिटिकल एंगल यहां से आ जाएगा। इक्वेशन नंबर ए मान लो ना। वैसे आप इसको याद भी रख सकते हैं डायरेक्ट कि सर क्रिटिकल एंगल ये होता है, बट यहाँ चूंकि एक मीडियम जो रेयर है ना उसको हमने रेयर एज इट इज माना, हमने एयर वगैरह कुछ माना नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको हैंडल करेंगे तो सर इसको कैसे निकालें। अब नॉर्मली हमें पता है नॉर्मली कि भाई लाइट रे यहां से यहां जा रही है, तो नॉर्मली स्नेल्स लॉ यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई TIR हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, तो स्नेल्स लॉ बोलता है इससे जा रही है म्यू डी से साइन आई के साथ जा रही है, और म्यू आर में जा रही है तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर डैश, तो आप आर डैश ले लेंगे, ठीक है। ऐसे सिंपल है। अब आप क्या करेंगे सर, म्यू डी इंटू साइन ऑफ आई, ठीक है, और हमें चाहिए म्यू आर ओवर म्यू डी, ठीक है। तो आप क्या करो, उसको म्यू डी यहां से हटा देंगे और ये साइन आर डैश इधर लेके आओ, और इधर आ जाएगा म्यू आर ओवर म्यू डी। देखो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, और ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, तो साइन ऑफ आई सी इक्वल टू आ गया म्यू, नो दिस इज साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर डैश। यहां से आंसर आपका आ चुका है एक तरीके से। आईसी यहां से आप निकाल सकते हो, साइन इधर जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, लेकिन ऐसे ऑप्शन है ही नहीं। तो ऑप्शन पता कैसे दे रखे, साइन इनवर्स tan r, साइन इनवर्स tan r डैश, साइन इनवर्स cot i, साइन इनवर्स sin i, समथिंग लाइक दैट, ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पता है क्या करना है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, उसने जो कंडीशन दिया है वो क्यों दिया है। देखो उसने बोला कि इस लाइट के बीच में और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर मैं नॉर्मल वाली ये वाली लाइन ले लूं, ये नॉर्मल वाली, तो यहां से यहां तक का टोटल एंगल 180 होगा ना, ये टोटल एंगल 180 होगा। तो मतलब कैसे सर, देखो आर ये प्लस 90 प्लस आर डैश, आर प्लस 90 प्लस आर डैश कैन बी रिटन एज 180, राइट, यस, सुपर राइट, ओके। तो इस तरीके के ऑप्शन भी है भाई, देखो यहाँ पे है कि नहीं भाई। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले बॉस, हम यहाँ पे क्या करने वाले, हमें ये भी पता है कि ये एंगल इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्शन एंगल है, तो आई एंगल मस्ट बी इक्वल टू आर एंगल, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। देखो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, आई इक्वल टू आर, ठीक है, और हमने ये भी कर दिया। तो अब क्या करेंगे, 90 है 180 है, तो आर प्लस आर डैश आ गया यहाँ पे 90, और आर डैश निकाल लो आप यहाँ से, तो 90 माइनस आर हो जाएगा, और इसको यहाँ पुट करो, तो साइन ऑफ आई सी इज इक्वल टू साइन ऑफ, आई की जगह आप आर लिख दो, आई की जगह आर लिख दो यहाँ पे, आई की जगह, और यहाँ पे आ गया साइन ऑफ आर डैश आया 90 माइनस आर, 90 माइनस आर, और आप सबको पता है ये है क्या, आप सबको पता है साइन 90 माइनस आर कॉस आर बन जाएगा ना, है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस ऑफ आर, और साइन वाई कॉस तो 10 होता है, तो दिस इज 10 ऑफ आर, गॉट इट मैन। तो साइन आई सी इक्वल टू इतना आ गया, यानी साइन आई सी इक्वल टू आ गया 10 ऑफ आर। दिमाग के तार खोलेगा, सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा। देखो बेसिक मैथमेटिक्स यूज हो गई, स्नेल्स लॉ यूज हो गया, TIR यूज हो गया, आई मीन क्रिटिकल एंगल कंसेप्ट यूज हो गया। अब यहां से निकाल लो IC, तो ये आएगा इधर, जब ये साइन इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाता है, और यहां बचेगा 10 ऑफ R। दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस, दिस इज योर फाइनल आंसर। और वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, अगर ये ऑप्शन में है तो यही करेक्ट है, साइन इनवर्स tan R, यस दैट इज करेक्ट। साइन इनवर्स cos I भी है, लेकिन अगर साइन आई होता तो आंसर बन सकता था, ठीक है, ठीक है, आंसर हम यहां से इसको रिप्लेस कर सकते थे। चलो ठीक है, अब हमने कर लिया है, बाकी आप सोचते रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। एंड देखो कहीं ना बढ़िया बढ़िया सारे कंसेप्ट हमने यूज कर लिए। अच्छा इसके बारे में बताओ, अगर आप थोड़ा सा टाइम रिड्यूस करना चाहते हो, तो जो हमने ये सॉल्व किया ना, जो साइन आईसी निकाला, इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते थे। याद रखना हमेशा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कि जब भी हम क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे कभी भी, और लाइट डेंसर से रेयर में जा रही होगी, तो साइन आईसी हमेशा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, याद रखना हमेशा, ठीक है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम है, अगर इसको मान ले इफ एयर, अगर ये एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो साइन ऑफ आईसी को हम लिख देंगे 1, इसकी जगह 1, और नीचे आ जाएगा म्यू डी, यानी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेंसर मीडियम जिसमें लाइट आ रही है जहां से, ठीक है, जहां से लाइट आ रही होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इसको आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं, C/V, ठीक है, मीडियम का। तो साइन ऑफ आईसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 बाय
इसका लिखेंगे c बाई वी, तो साइन ऑफ आई सी आपका आ जाएगा v बाय सी। यहां से मतलब अगर स्पीड वगैरह गिवन होगी, आगे के क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं भाई, तो अपने अकॉर्डिंग आपने दिमाग लगाना है, और इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट मेंस में और नीट में भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी कराऊंगा एक मैं, ठीक है, एक कराई देता हूं, दोनों एग्जाम में आ रहे हैं भाई, नीट में भी और जेईई मेंस में भी। अभी 2022 2021 जेईई मेंस में और नीट में भी बहुत भर भर के क्वेश्चन इससे 21 में 22 में देखे गए हैं, राइट। तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू कहीं ना कहीं हमारे कंसेप्ट तो एकदम ओवरऑल हमने रिवाइज भी कर लिया, देख भी लिया क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे सॉल्व करना है, ये भी पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, राइट। तो गाइस, हियर वी गो, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बोला, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, मस्त तरीके से सॉल्व करके आ सकते हैं। मैंने बोला ना, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे डिपेंडेंट पूछे जाते रहे हमारे एग्जाम में, और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो आपने टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, बस सीखते जाओ मस्त तरीके से, ठीक है। उसने बोला टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय ए प्लेन बाउंड्री, ठीक है। देखो एक प्लेन बाउंड्री है, और इसके इधर मीडियम अलग है, इसके इधर मीडियम अलग है। फिर देख लेते हैं क्या है भाई, एक बाउंड्री इन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है भाई। द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया आर 1.5 10⁸ दूसरे में है 2 × 10⁸, जिसमें स्पीड कम है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, वो डेंसर है। तो मान लिया ये μ1 है और ये μ2 है, तो इसमें से लाइट आ रही है, ठीक है, और इसमें जा रही है, मान लिया, ठीक है। तो इसमें लाइट जो आ रही है फर्स्ट मीडियम से, उसकी स्पीड v1 है और इसमें स्पीड v2 है, और उसने बोला ये जो स्पीड है ये 1.5 × 10⁸ है, और इसमें जो स्पीड है v2 सेकंड मीडियम में 2 × 10⁸ है मीटर पर सेकंड, राइट। ऐसे बोल रहा है। तो यार देखो ऑब्वियस है, हमें मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c बाई v होता है, और म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, मतलब यू कैन से v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगी। तो पक्का है, देखो इसमें स्पीड कम है 1.5 और इसमें ज्यादा है 2, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये तो कंफर्म हो गया। और अगर इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस i मान लो, उसको मैं r मान लो, ये तो कंफर्म हो गया ना। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द क्रिटिकल एंगल फॉर आर रे लाइट फॉर दोज मीडिया, तो बताओ क्रिटिकल एंगल क्या होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में। देखो पूछ लेना क्वेश्चन, ऐसे ही पूछता है। अब की बार स्पीड दे रखी है, बस इस बात का ख्याल रखेंगे। तो आपने देखा जो क्रिटिकल एंगल होता है साइन ऑफ आई सी, अभी लिखा था मैंने रेयर मीडियम ओवर डेंसर मीडियम। तो मैं क्या लिखूंगा, रेयर मीडियम किसको माना है मैंने 2 को, डेंसर किसको माना है मैंने, ये रहा μ1 जो ज्यादा है, दिस इज μ1, कूल। और यहां से आप निकाल सकते हैं इस रिलेशन से क्लियरली, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है। देखो अगर मैं लिखूंगा μ1 ओवर μ2, तो इनवर्सली है तो v2 ऊपर जाएगा, v1 नीचे जाएगा, और हमें चाहिए μ2 ओवर μ1, तो इसका रिवर्स कर दो, उल्टा करोगे इसको तो लिखोगे μ2 ओवर μ1, v1 ऊपर जाएगा और v2 नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पुट कर दो बस, साइन ऑफ आई सी इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, क्योंकि देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे मीडियम का नहीं दे रखा है यार। क्या आप बात समझ पा रहे हो मेरी? यस। तो हमने क्या किया, जो स्पीड दे रखी है उसके टर्म्स में μ1 μ2 की वैल्यू निकाल ली। तो देखो μ2 ओवर μ1 की जगह लिखना है v1 ओवर v2, बस वैल्यू पुट कर दो, साइन ऑफ आई सी इक्वल टू v1 कितना है, v1 फर्स्ट डेंसर मीडियम में 1.5 इंटू 10⁸, v2 कितना है 2 इंटू 10⁸, ये हो गया कैंसिल। तो ये आ गया साइन ऑफ आई सी दैट इज 1.5 बाई 2, इसको सॉल्व करो 15 बाई 20, इसको लिखोगे 3/4, है कि नहीं। तो चलो साइन ऑफ आई सी आ गया आपके पास 3/4, जिसको आप लिख सकते हो 0.75। तो साइन आई सी देखो, अब वैसे ही क्वेश्चन है, ये साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स ऐसे लिखते हैं, फिर 0.75। दिस इज योर क्रिटिकल एंगल, चेक इट आउट मैन, कम ऑन, चेक इट आउट, है ना। आप ऐसे देखेंगे साइन इनवर्स है, तो क्या आंसर कौन सा है, साइन वाला टिक करके आना है। दिस इज योर क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, मस्त तरीके से आप बना के आ जाएंगे, बस फॉर्मूले पे आपको कमांड होनी चाहिए, बहुत एक्यूरेटली आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन नहीं होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूँ ना भाई, मजा आने वाला है, मतलब हर कंसेप्ट हम कहीं ना कहीं यहाँ पे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, V3, एंड दैट इज रियल इंपॉर्टेंट। इसका मतलब वो जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो हर एग्जाम में पूछा गया, कहीं ना कहीं नीट में पूछा गया, एज वेल एज आपके जेईई के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेट्स सी। ओके, सो डरने का नहीं बॉस, डराने का बॉस, क्योंकि बहुत औसम क्वेश्चन माने जाते हैं, इस टाइप के कैटेगरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो अच्छी बात यह है कि हमारे नीट के एग्जाम में भी आया और जेईई मेंस में भी आया और मल्टीपल टाइम्स आया जेईई में, तो ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। इसने बोले ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड डी, ठीक है सर, और बहुत औसम से क्वेश्चन में लाइन टू लाइन आपको कराने वाला, मजा आएगा, दिमाग के तार खुल जाएंगे, सही बता रहा हूँ, ठीक है। उसने बोले ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड डी, ठीक है सर, ओके, मेड मटीरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है, इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ठीक है। मतलब एक आपके पास मटेरियल है जो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बना हुआ है, एक क्यूब है, फिर उसको किसी लिक्विड में आपने रख दिया, लिक्विड का आपका सराउंडिंग आपस में दे रखा है। मतलब इस तरीके से आप मान लें कि भाई लेट्स सी ये है कोई क्यूब, उसका एक फेस हमने ले लिया और इसके सराउंडिंग कोई लिक्विड है,
अब इस टाइप के क्वेश्चन भाई एक अच्छा लेवल माना जाता है। आपको मैं इसे डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि आप इस टाइप के सिचुएशन में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पक्का पक्का पक्का, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट सिखाऊंगा पहले, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ठीक है, और उसने बोला μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और ये जो है इसका रिफ्रैक्टिव μ2 है, और उसने बोला μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है। मतलब जो स्लैब है, ये स्लैब, ये जिस मटेरियल की बनी हुई है डेंसर है कंपैरेटिवली जिस लिक्विड में आपने इसको रखा है, मतलब ये कम है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव कम है और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ओके, समझ गए होंगे आप। अ रे इज इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी एट एन एंगल थीटा, ठीक है, ए बी बी सी डी ए, ऐसे ए बी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए बी सी और डी, है कि नहीं। तो वो बोल रहा है कि हमारी एक रे कहीं बाहर से आ रही है और इस स्लैब पे यहाँ पे टकराती है, ऐसे ये वाली साइड पे देखो, ठीक है। तो जब वो यहाँ पे टकराएगी तो देखो μ1 से निकल के μ2 में जा रही है, मतलब एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, तो पहले नॉर्मल बना देंगे। यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे तो ये एंगल दे रखा है आपको थीटा, और ये थीटा ही चाहिए एक्चुअली हमें, ठीक है। पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन, ठीक है। ओके, एट एन इंसिडेंट एंगल थीटा, ओके, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द पॉइंट ई ऑन द फेस बी सी। ओ माय गॉड, मतलब ये TIR का क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब वो बोल रहा है ये जो BC सरफेस है ना, इस पे TIR होता है किसी पॉइंट पे। देखो भाई सीधी सी बात है, पहले करा लेते हैं, ठीक है। ये जो लाइट है, चूंकि ये बाहर के मीडियम से अंदर में जा रही है और ये अंदर वाला ज्यादा है, मतलब ये डेंसर है, रेरर है। तो जब डेंसर रेरर से डेंसर में जाती है लाइट, तो भाई देखो सीधी तो नहीं जा पाएगी, रेरर से डेंसर में थोड़ी सी बेंड हो जाएगी इधर और ऐसे जाएगी, तो वो लाइट रे ऐसे होगी, नहीं थोड़ी सी बेंड हो जाएगी ऐसे, ठीक है। वैसे आपको ज्यादा फील आया नहीं है बेंड होने का है कि नहीं, तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, राइट। तो देखो अब आपको दिखाई देगी कि ये बैंड होगी, वरना ये ऐसे जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये बैंड होगी, थोड़ी सी मुड़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है, नॉर्मल की तरह। तो भाई यहाँ पे टकरा रही है, लेट्स सी, ठीक है, यहाँ पे टकरा रही है। मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी बनाने के लिए साइड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। और ये पॉइंट है ई, तो उसने बोला जब वो ई पॉइंट पे टकराई यहाँ पे, तो यहाँ उसका TIR हो गया। TIR होने का मतलब समझ रहे हो, वो लाइट यहाँ पे टकरा के बाहर नहीं निकल पाएगी, इसी के अंदर ऐसे चली जाएगी कहीं। TIR हो गया ना, मतलब ये जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ ये 90 डिग्री हो जाएगा R यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल थीटा है, लेट्स सी ये कुछ एंगल रिफ्रैक्शन एंगल है, और ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो 90 होगा। तो ये एंगल कितना होगा इस वाले ई पॉइंट पे इंसिडेंट के लिए 90R, तो ये हो जाएगा 90 - R। इतना तो समझते हो ना, बस हो गया। इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ, क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्वेश्चन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेगा बॉस, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या करेंगे सर, क्वेश्चन को करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। उसने बोला थीटा मस्ट बी, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई इस सिचुएशन में, जब लाइट रे आपके AB सरफेस पे टकरा रही है, ठीक है, और यहां से अंदर गई, फिर यहां पे जब टकराई तो उससे बाहर नहीं निकल पाई, TIR हो गया इस पॉइंट पे, यहां पे हो गया TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं, जहां से एंटर कर रही वहां पे स्नेल्स लॉ यूज कर लो, ठीक है, यूजिंग स्नेल्स लॉ। पहले समझ लो कंसेप्ट क्या है, डायरेक्ट भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो बाहर से जा रही है तो μ1 कितने एंगल के साथ जा रही है, थीटा। भाई ये तो पता है ना, म्यू और उस मीडियम में म्यू और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो ये इस तरीके से आप यूज करेंगे, ठीक है। फिर अंदर एंटर करेगी तो अंदर क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है R, ये हो गया देखो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 बन गई है। देखो यहीं से थीटा आ सकता था अगर हमें ये R पता होता, R हमें नहीं पता है, तो हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप यहां पे अप्लाई करोगे यूजिंग स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट ए, ठीक है, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट राइट ई पॉइंट पे यूज करो। देखो भाई ई पॉइंट पे यूज करते हैं, तो अब लाइट अंदर है μ2, तो μ2 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 90 - R, दिस इज 90 - R इक्वल टू बाहर जाना चाह रही थी, बाहर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और TIR होने का मतलब रिफ्रैक्शन एंगल उसका 90 हो जाता है। जब TIR की बात करते हैं तो जिस एंगल को बाहर निकलती है उसका रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो जाता है, तो दिस बिकम 1, राइट, दिस बिकम 1। तो हम लिखेंगे μ2 इंटू देखो साइन 90 - R, क्या लिख सकते हो इसको, cos R। भाई साइन 90 - थीटा cos थीटा, मतलब इसको लिख सकते हैं हम cos of R, और ये बनेगा μ1। यस, और हमें चाहिए था साइन R, जबकि यहां तो मिल गया cos R, तो हम क्या लिखेंगे cos of R मस्ट बी इक्वल टू μ1/μ2। तो यार आप निकाल सकते हो, अब इसको देखो कोई पंगा वाली बात नहीं है। अगर आपको साइन R की वैल्यू चाहिए और ये cos R है, या तो आइडेंटिटी यूज कर लो या फिर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यूज कर लो। देखो भाई साइन R की जगह मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में 1 माइनस cos ऑफ स्क्वायर R, तो यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस cos R की वैल्यू है μ1/μ2
μ2 का होल स्क्वायर, ये आ गया साइन ऑफ r, और ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो आपका आंसर भी बन जाएगा। कैसे बनेगा देख लो। तो दिस इज μ1 साइन ऑफ थीटा इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ r, दिस इज अंडर रूट में 1 माइनस, ठीक है ये पूरा अंडर रूट है भाई, 1 माइनस μ1 ओवर μ2 का होल स्क्वायर। ऐसे बनेगा बॉस, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसको करेंगे, देखो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू आ गया μ2, y आ गया μ1 और अंडर रूट में बन रहा है, इसको ले लो μ2 स्क्वायर। वैसे ऐसे भी रख सकते हो यार, क्या फर्क पड़ता है ना। ये μ2 बाई μ1 है ना, आप ऐसे भी रख सकते हो। ऑप्शन देख लो बस किस तरीके का दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है थीटा इज लेस देन, थीटा इज ग्रेटर देन एंड रिलेशनशिप इज समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे दे रखा है आपको, रिलेशनशिप इज समथिंग लाइक दैट। तो कोई बात नहीं है, देखो ऐसे कर लो, ठीक है बॉस, ऐसे कर लो। इसको μ1 स्क्वायर, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया मैंने μ2 स्क्वायर, तो आप लिखेंगे μ2 ओवर μ1 अंडर रूट में μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर बाय, ठीक है। ये जो μ2 स्क्वायर नीचे रूट से बाहर आ जाएगा और रूट इस पे रहेगा केवल, तो μ2 बाहर आ गया और ये μ2 से μ2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे आप 1 बाई μ1 बचा, अंडर रूट में बचा μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा बॉस, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बच रहा है साइन ऑफ थीटा, और ये जो μ1 रूट से बाहर है ना, इसको अंदर लेके जाओ तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अंदर लेके जाओगे तब तो μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर, और अंडर रूट में जब ये μ1 नीचे से जाएगा तो μ1 स्क्वायर हो जाएगा बॉस, ठीक है। साइन ऑफ थीटा इक्वल टू अंडर रूट, इसका अलग अलग मल्टीप्लाई करो, μ2 स्क्वायर ओवर μ1 स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। एंड हियर वी गो गाइस, दिस इज योर फॉर्मूला। अगर यहाँ से थीटा आप निकालोगे तो साइन ऑफ इनवर्स आप लिख सकते हैं अंडर रूट μ2 ओवर μ1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर है। अब ये देखना है दिस थीटा मस्ट बी लेस देन दिस और ग्रेटर देन दिस, ठीक है, ये आपने देखना है ना, इसकी वैल्यू के लिए, ठीक है। तो चूंकि हम यहाँ पे TIR की बात कर रहे हैं कि सेकंड सरफेस में पॉइंट E पे आपका TIR हो रहा है, तो बताओ थीटा इससे कम होगा, इस वैल्यू से कम होगा या ग्रेटर होगा। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक्चुअली दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे आपका हो रहा है TIR, ठीक है। तो यार हमेशा याद रखना दिस थीटा मस्ट बी लेस देन ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, इस वैल्यू से कम होना चाहिए। मतलब आप लिखोगे साइन ऑफ इनवर्स अंडर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर ओवर μ1 स्क्वायर माइनस 1, ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, सो इतनी मेहनत के बाद ये रिजल्ट आपका निकल के आया, तो आपने ये याद रखना है। अब देखो आज मेन मुद्दे की बात है ना, फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे अदरवाइज कि सर इतना लेंथी सा कैलकुलेशन करके आएंगे ना, ये तो मैंने कंसेप्ट बताया कि ऐसे करना पड़ता है इतना लेंथी सा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक स्लैब है, बाहर से लाइट उसमें एंटर कर रही है, फिर उसके किसी दूसरे फेस पे TIR हो गया, तो हमेशा आप एंगल निकालने के लिए साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ μ2 का मतलब हो गया यहाँ पे डेंसर ओवर रेयर का होल स्क्वायर माइनस 1, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। दैट थीटा मस्ट बी लेस देन दिस वैल्यू, ये याद रखना बस, ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होंगे, थीटा पूछ लेगा, थीटा गिवन होगा, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेगा, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी गिवन होगा। अगर एयर दे रखा है तो ये रेयर मान लेना, और एयर के केस में ये 1 हो जाएगा, और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μd स्लैब का हो जाएगा, समझ गए आप। तो ये आप ध्यान रखेंगे गाइस, ठीक है, और इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो देखो ऑप्टिक्स है बॉस, ये ध्यान रखना, इसमें कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन तरीके से करनी पड़ती है, इसलिए तो लोग डरते हैं, लेकिन आपने डरने का नहीं, क्योंकि मैं शॉर्ट तरीका भी बता रहा हूँ आपको, कंसेप्ट सिखाने के साथ साथ एक और दिमाग के तार खोल देगा, परेशान करेगा, देखने में इजी लगेगा, लेकिन मजा आ जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी पॉसिबिलिटी होती है ऐसे क्वेश्चन आने के एग्जाम में, तो अब डरने का नहीं, बस आप देखते रहने का, देखो क्योंकि ऑप्टिक्स के साथ फाइट कर रहे हो आप, इतना आसान भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्टिक्स के साथ फाइट कर रहे हो तो कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और सबसे अच्छी बात है हमारे एग्जाम में उतने टिपिकल क्वेश्चन आजकल नहीं आ रहे हैं, थोड़े से ईजी से लेकर मॉडरेट लेवल तक ही आते हैं, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत है भी नहीं, बस आप सारी प्रैक्टिस करें अच्छे से, मेरे साथ साथ चलते रहें और अपना रिविजन बढ़िया तरीके से करते रहे, तो क्वेश्चन आप बना लेंगे। काहे का डरना बॉस, डरने का नहीं है ना, डरेंगे तो वो भी नहीं होगा, बिना डरे आगे बढ़ेंगे, कंसेप्ट सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो निकल जाएंगे इस जर्नी से बाहर, इस टिपिकल सिचुएशन से बाहर, राइट। चलो, उसने बोला बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले तो वो लेंस है और बाई कॉन्वेक्स है, मतलब दोनों के दोनों उसके सरफेसेस कॉन्वेक्स टाइप के हैं, ठीक है भाई, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्या बोल रहा है, उसने बोला कि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है, इसकी रेडियस भी R1 और इसकी रेडियस R2, दोनों सेम दे रखी है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। गॉट इट मैन, गॉट इट, राइट। Which one of the following options are best
describe the image formed of an object of height 2 cm placed 30 cm from the lens. इस लेंस से 30 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा है और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे रखा है ए बी, और इसकी हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और इसकी जो डिस्टेंस है लेंस के सामने दैट इज 30 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है दोनों की सरफेसेस की 20 सेंटीमीटर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बता रहा है कि बताओ कौन सा ऑप्शन बेस्ट आपके लिए इस सिचुएशन को बता रहा है। तो उसने बोला बताओ इमेज वर्चुअल है, अपराइट है या फिर इन्वर्टेड है, और उसकी हाइट कितनी है। मतलब हमें उसका नेचर वेचर सब कुछ बताना और उसकी हाइट भी निकालनी है जो ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की बना देगा। है ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। देखो भाई, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। जब भी कभी किसी लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मानेंगे आप उसका, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो या फोकल लेंथ दे रखी है आपको ना, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1.5 मानना है इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसकी डिस्टेंस निकालना चाहते हो इमेज कहां बनेगी भाई, ये तो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस है, तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v - 1/u। ये तो क्लियर है। अब देखो इसकी फोकल लेंथ हमें नहीं पता, ये अननोन है, ये हमें निकालना है, ये हमें पता है, तो 1/f नहीं पता, 1/v निकालना है, 1/u कितना है -30। तो अगर ये मिल जाए तो ये आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है इस समय, देखो मेन मुद्दा है हाउ टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस हैविंग बोथ सरफेस इक्वल रेडियाई। तो यार जब लेंस दे रखा है और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है दोनों सरफेस की, मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है, लेंस मेकर फॉर्मूला। सो यू हैव टू यूज लेंस मेकर। यहाँ पे लेंस मेकर होता था μ-1, और आप सबको पता है इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हर साल कहीं ना कहीं पूछा जाता है दोनों एग्जाम में। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/f और ये होता है 1.5 - 1 एंड 1/r r1। यानी जब कॉन्वेक्स लेंस होता है और उसकी ये लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट वाला सरफेस है और ये राइट वाला है। एक चीज तो मैं आपको पहले बता दूं, जब कॉन्वेक्स लेंस हो और लेफ्ट वाले सरफेस की जो रेडियस होगी वो हमेशा प्लस लेनी है और राइट वाले की हमेशा नेगेटिव। मतलब r1 को लोगे प्लस का 20 और r2 को लोगे -20। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका देखो ओपनिंग इधर है लेफ्ट में, ठीक है, और ये जो लेफ्ट वाला सरफेस है इसकी राइट में, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो जो आपके लेफ्ट साइड में होगा सरफेस उसकी रेडियस हमेशा पॉजिटिव और जो राइट साइड में होगा उसकी नेगेटिव। ये विद साइन पुट करते हैं यहाँ पे, गलती मत करियो। तो ये आ गया 20 माइनस, ये आ गया r2 -20, राइट। तो ये आ गया 1/f, देखो 1.5 - 1 तो 0.5 यानी 1/2। यहाँ बचेगा 1/20 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 1/20, 1/f 1/2, यहाँ बचेगा एलसीएम 20, ऊपर 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो f 1/f आ गया, पूरा 1/f ही चाहिए हमें। 1/f आ गया 1/20, देख लो 1/f आ गया 1/20, और इस पूरी की जगह लिख दो यहाँ पे 1/20, 1/v प्लस 1/, हो गया 30 माइनस माइनस, और हमें तो ये चाहिए, इसको इधर लेके आओ, तो 1/20 - 1/30 इक्वल टू 1/v, इसका एलसीएम आ जाएगा 63 - 2 दैट इज 1/v। ओके, तो 1/60 इक्वल टू v 1/, ठीक है 1/, राइट। तो v आ गया दोस्तों 60 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आ रहा है 60 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो इधर बन जाएगी कहीं 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस लेंस। ओ माय गॉड, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पे तो इमेज उसकी डबल डिस्टेंस पे बन रही है 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस, है ना, राइट साइड में कहीं बनेगी, है ना, लेंस के राइट साइड में। अच्छा सर ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो हमें नेचर तो बता दो कैसा होगा नेचर। चलो भाई आ जाओ, मैग्निफिकेशन देखो भाई, हमें हाइट भी तो चाहिए ना, इमेज जो बन रही है उसकी हाइट क्या है। तो देखो भाई मैग्निफिकेशन होता है लेंस का v/u, या हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन को ये लिखूं ये, तो इसी से मेरा काम बन जाएगा। v कितनी है 60, u कितना है -30, राइट। hi निकालनी है, h0 कितना है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे है ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो प्लस में ही लेंगे ना 2 सेंटीमीटर। तो देखो भाई इससे कैंसिल, और ये -2 बचेगा, hi/2 बचेगा, और hi आपके पास आ गया -4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर, और माइनस का मतलब है इमेज आपकी होगी इन्वर्टेड। माइनस का मतलब इमेज ऐसे बन रही होगी, ऐसे नीचे a' b', ये है हाइट ऑफ इमेज, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है उसकी 60 सेंटीमीटर, उसकी हाइट पता चल गई, और चूंकि इन्वर्टेड है तो ये रियल होगी। बस हो गया, हाइट भी पता चल गई, रियल है, नेचर पता चल गया, इन्वर्टेड है ना, कैसे बनेगी, उल्टी सीधी कैसे बनेगी। सो दिस इज द क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन आते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, नीट में, जेईई में, हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आने बाकी हैं, अभी तो आप देखते जाओ, हर कैटेगरी को हम कहीं ना कहीं कवर करने वाले हैं।
मजा आएगा बॉस, ठीक है, मजा आएगा। चलो आगे बढ़े, कम ऑन। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आएगा, मैंने बोला ना दिमाग के तार ओपन अप करेगा। है तो बेसिक कंसेप्ट ही ना, बट सोचना पड़ेगा बॉस, सोचना पड़ेगा। क्या है सर? अ रे ऑफ लाइट AO इन ए वैक्यूम इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब एट एन एंगल 60 डिग्री, refracted ray at an angle of 30 degree along the path OB as shown in the figure. The optical path length of the light ray from A to B, है ना उस ऑप्टिकल पाथ, रे का जो ऑप्टिकल पाथ है ना उसकी लेंथ पूछी है। कैसे? देख लो, मान लिया एक रे यहां से आती है और ये नॉर्मल है और वो 60 डिग्री पे टकराती है, फिर वो 30 डिग्री रिफ्रैक्ट होते हुए अंदर जाती है, ये 30 डिग्री एंगल है। तो बोल रहा है कि ये जो लाइट रे है इसकी यहां से A और ये पॉइंट मान दिया उसने O और O से ये बन गया B, तो इसकी पाथ लेंथ है A से O इस वाले मीडियम में, और ये वैक्यूम है। उसने बोला, क्या बोला? वैक्यूम ही बोला है ना, पक्का पक्का, यस, ये आपका वैक्यूम है, ठीक है, दिस इज योर वैक्यूम एंड दिस इज योर ग्लास। तो पक्की बात है भाई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका कम है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली 1 जो एयर होता है, ठीक है, एयर के इक्वल, ठीक है, और ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हाटएवर जो भी होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि ये लाइट A से गई, O से पास हुई, फिर B तक, यानी इसकी लेंथ था OB और यहाँ पे AO। हमसे पूछा है ऑप्टिकल पाथ लेंथ, हमसे पूछा है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए, ऑप्टिकल पाथ लेंथ किसकी भाई? लाइट रे की, लाइट रे। तो जो दोस्तों जब भी पूछे ऑप्टिकल पाथ लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हमेशा होता है दैट इज इक्वल टू उस जिस मीडियम में वो लाइट ट्रैवल कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसकी एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ क्या है? उसके पाथ की, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल लेंथ, पाथ लेंथ, ठीक है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, OPL, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, म्यू इनटू लेंथ एक्चुअली। जैसे वो A से O तक आई, एक्चुअली ये लेंथ है उसकी, फिर O से B गई, एक्चुअली ये लेंथ है उसकी, मतलब इस पाथ की लेंथ, इस पाथ की लेंथ, इस पाथ की लेंथ। तो बोल रहे हैं कि यहां से यहां और यहां से यहां जा रही है, तो टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होगी इस क्वेश्चन में? तो देखो, इसकी होगी एक्चुअल, ये वैक्यूम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और एक्चुअल लेंथ है AO, प्लस इसमें देखो O से B तक है एक्चुअल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास, ठीक है, इनटू एक्चुअल है उसका O to B। ये हो गया, देखो यही कंसेप्ट पता होना चाहिए पहले तो OPL आपका आ गया AO प्लस म्यू G इनटू OB। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, जिससे आपका क्वेश्चन होगा, अगर ये पता होगा तब होगा, आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा अगर ये नहीं पता है, ठीक है। तो अब हमारा मेन मुद्दा है हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ AO, हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ OB, क्योंकि म्यू जी तो कहीं ना कहीं आपको नहीं, म्यू जी तो आप निकाल सकते हो ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता कौन सा नहीं है, हमें क्या पता कौन सा है। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। तो देखो हम यहाँ यूज करेंगे स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, राइट। तो इस मीडियम से लाइट इसमें जा रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए साइन ऑफ 60, इसमें एंटर कर रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ म्यू जी इंटू साइन ऑफ 30, ठीक है भाई। म्यू ए 1 हो गया, साइन 60 √3/2 हो गया, म्यू जी हमें नहीं पता, साइन 30 1/2 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो म्यू जी कितना आ गया भाई? √3 आ गया भाई, ये हो गया म्यू जी। पता चला आपने 3/2 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे एंगल दे रखे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, म्यू जी तो आ गया। अब हमें चाहिए AO और OB, हाउ टू कैलकुलेट। तो अगर आप डायग्राम ध्यान से देखो, उसने बोला अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रॉप करूं तो ये लेंथ है A, ठीक है। अब इसको हटा रहा हूं मैं, और यार एक चीज इसमें थोड़ी सी आपको, ये डायग्राम में ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया, ठीक है। तो ये O है और ये B है, ठीक है, B। तो उसने बोला अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं इसको, तो ये लेंथ है B, मतलब ये लेंथ यहां से यहां तक A है और यहां से यहां तक ये B है, दिस वन, राइट। तो हम इसी की हेल्प से निकालेंगे। देखो अगर ये लेंथ A है तो देखो ये एंगल 60 डिग्री है, और मैं इसको यहां ज्वाइन कर दूं तो ये लेंथ अगर A है तो ये भी क्या है? A ही तो है, ठीक है, ये भी तो A ही है। और इस ट्रायंगल को यूज कर लूं अगर मुझे ये लेंथ चाहिए, ठीक है, इस ट्रायंगल को, तो मैं क्या करने वाला हूं, इस ट्रायंगल का यूज, देखो ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, राइट। तो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कॉस से निकाल सकते हैं। देखिए cos 60 क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसका? ये A, हाइपोटेन्यूज क्या है इसका? ये AO, यही तो चाहिए हमें। cos 60 क्या होता है? √3/9,
1/2, दिस इज 1/2, दिस इज A/AO, हमें AO चाहिए, दैट इज 2A, तो ये तो आ गया AO तो आ गया। मतलब ये तो इजी है, मतलब जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स है ना। वैसे ही आप इस ट्रायंगल का यूज करो, क्योंकि ये देखो 30 डिग्री है, तो ये वाली जो साइड है ये वही है जो B है, देखो ये रहा B ये रहा, और अगेन ये निकालना है, ये ट्रायंगल आप यूज कर सकते हो। ये अगर ये लेंथ निकालनी है तो ये 90 डिग्री है ना, देखो जैसे यहाँ पे था ये 90 था, तो ये हाइपोटेनियस था, राइट। तो अगर आप इसका यूज करोगे इसमें भी हमें चाहिए, यहाँ पे ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है, थीटा के साथ जो 30 डिग्री है उसके सामने परपेंडिकुलर, इसमें भी cos 30 यूज करो, ये हो जाएगा बेस है इसका B, ठीक है, ये बेस होगा 90 के सामने, ये हाइपोटेनियस होगा OB, ठीक है। तो आप इससे वैल्यू निकाल सकते हो, देखो यहाँ कर रहा हूं मैं, ठीक है। cos 30 को लिखेंगे √3/2, ओके, √3/2, और ये आ जाएगा B/OB, तो दोस्तों OB आ गया आपका 2B/√3, तो देखो ये भी आ गया, बस खत्म, या पुट कर दो सारी वैल्यू, तो OPL आ गया, IPL नहीं, OPL है ये, ठीक है, नॉट IPL, राइट। तो दिस इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट, दिस इज 2A प्लस म्यू जी कितना है सर, √3 आया था, इंटू OB कितना है सर, ये रहा 2B/√3, तो ये हो गया कैंसिल, तो OPL कितना आ गया सर, 2A प्लस 2B, दिस इज योर आंसर। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? कम ऑन गाइस, दिस इज इंटरेस्टिंग, है तो बेसिक फंडा है, लेकिन थोड़ा सोचना होता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दे दिए जाते हैं और आपके दिमाग के तार खोलने के लिए वो सफिशिएंट होते हैं। अब बच्चा लोग, हम बढ़ेंगे आगे और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन सी टेक्निक के साथ, मजा आएगा, ठीक है। तो मैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, जिसमें आप फंस सकते हो, जिससे आप कंसेप्ट सीख सकते हो, जिससे आपका दिमाग तेज हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आपने करके जाने ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, राइट एंड सुपर राइट। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी देख लो, छोटा सा प्यारा सा, लेकिन नॉन मेडिकल के बच्चों को कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन मेडिकल के बच्चों को इसमें दिक्कत हो सकती है। कहां पे, कैसे, इसलिए दो बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुका है, हर एग्जाम में, राइट। तो क्वेश्चन में दिया गया रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म A, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज cot A/2। और एक चीज तो आप बिल्कुल दिमाग में श्योरिटी के साथ मान के चलो, तीन चीज हमेशा रिवाइज करके जाना, बहुत बेहतरीन तरीके से TIR का कंसेप्ट यूज करके जाना, प्रिज्म को कंप्लीटली अच्छे से पढ़ के जाना, और लेंस का कंसेप्ट सीख के जाना, फॉर्मूला बेस्ड एंड ऑल सब कुछ, भाई डेफिनेटली 100% चांस है वहां से क्वेश्चन आएंगे मतलब आएंगे, बस खत्म, ठीक है, कूल। तो चलो भाई, दे दिया द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ओ त्रिकी, एक प्रिज्म है, इस पे लाइट टकराएगी, ये ऐसे होगा, फिर ऐसे जाना चाह रही थी, नहीं जा पाएगी, ऐसे जाएगी, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बताओ। अगर इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स cot ऑफ A/2 है, हाफ एंगल है ये, cot वाला हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है, तो ये है, तो मिनिमम डेविएशन बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपका इतना, ठीक है। तो जब भी कभी किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, वर्ड्स पे ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो और मिनिमम डेविएशन कंडीशन को अप्लाई करें, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस A एंगल ऑफ प्रिज्म बाय 2 और होल डिवाइड बाय साइन ऑफ हाफ प्रिज्म एंगल। ये फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं, बट यार थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू पुट कर दो, हमें मेन मुद्दा है हमारा, व्हाट इज द मेन मुद्दा, मिनिमम डेविएशन निकालना है, डेल मिनिमम। इसकी जगह मैं लिखूंगा cot ऑफ A/2, राइट, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, यही लिख देता हूं, चलो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं cot ऑफ A/2, ठीक है। और अगर आप देखो cot को हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये साइन में है, तो cot को लिख सकते हैं हम cos बाई साइन, ठीक है, तो उसको लिखेंगे cos ऑफ A/2 ओवर साइन ऑफ A/2, ऐसे लिखूंगा, और इधर पहले से है साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस A बाई होल 2 एंड डिवाइड में यहाँ पे है साइन ऑफ A/2। देखो भाई ये पूरा कैंसिल होगा क्योंकि सेम वैल्यू है, ठीक है, तो यहां बचेगा केवल cos और यहां बचेगा A/2 और इधर बचेगा साइन ऑफ डेल ऑफ मिनिमम प्लस A/2। अब आपने देखा, अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये किसके साथ है, साइन के, और ये वैल्यू किसके साथ है, cos, ये दोनों फंक्शन अलग अलग है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, यहाँ पे मैथ वाला बच्चा तो काम कर जाएगा क्योंकि उसने मैथमेटिक्स में सब पढ़ रखा होता है, राइट। मेडिकल वाला बच्चा कहीं ना कहीं फंसेगा अगर उसकी मैथ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। ओके, सो अब आपने देख लिया कि यार यहाँ पे ये फंक्शन आ गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास बचा cos ऑफ A/2, दैट इज द cos ऑफ A/2 एंड दिस इज योर फंक्शन एंड दैट इज साइन ऑफ डेल ऑफ मिनिमम, यानी ये मिनिमम डेविएशन है यार, प्लस A एंड डिवाइड होल डिवाइड बाय 2, राइट, कूल। तो अब आपने देखा कि ये जो cos है, या तो उसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, या साइन है इसको आप cos में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन अलग अलग है। और अगर इन दोनों वैल्यूज को आप इक्वेट करना चाहते हो इन एंगल्स को, तो फंक्शन को आपको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। या तो cos को साइन बनाना पड़ेगा, या साइन को cos बनाना पड़ेगा, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो cos को हम साइन बना रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ, दिस इज 90
माइनस ए बाय टू, राइट। इसको हाउ यू कैन राइट, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 माइनस दिस वन लाइक दिस वन, देखो ये है 0 डिग्री, यहाँ पे वाई एक्सिस पे 90 एंड दिस इज 180 एंड दिस इज 270 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फिर वापस आके एक चक्कर में 360। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 होगा, लेकिन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 90 माइनस थीटा होगा। सबको इसमें पॉजिटिव होते हैं, ऑल वैल्यूज पॉजिटिव, मतलब जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, रेशियोज होते हैं, वो सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन व्हाटएवर, ठीक है। तो आप कॉस को साइन में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 90 माइनस, क्योंकि ये 90 बता रहा है कि 90 में से ये एंगल कम हो रहा है, मतलब ये इस वाले क्वाड्रेंट में, और इसमें ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और साइन कॉस में ही बदल जाएगा। जब 90 के टर्म्स में लिखते हैं तो साइन कॉस ही होता है एक्चुअली में, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो बस। तो हम सेम फंक्शन बनाने के लिए लिख रहे हैं, तो साइन ऑफ आप लिखेंगे डेल ऑफ मिनिमम प्लस ए एंड बाय 2। अब देखो ये कैंसिल हो सकता है, राइट। अब आप इसको इक्वेट कर सकते हो, तो यहां पे जब आप लिखोगे 90 माइनस ए बाय 2 एंड दिस इज डेल ऑफ मिनिमम प्लस ए बाय 2। अब ये जो इसका 2 है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, उसको 2 को पूरे में, तो 90 इंटू 2 दैट इज 180 माइनस ए बाय 2 इंटू 2 and that is del of minimum plus a. Okay, ये 2 से 2 cancel, 180 minus a and that is del minimum plus a. इसको इधर लेके आओ तो 180 minus 2a हो जाएगा, और इधर बचेगा del minimum. Boss, this is your final answer. This should be the correct answer of minimum deviation in this situation. 180 minus 2a, है ना। अगर ये नहीं दे रखा होगा तो सम टाइप पाई माइनस 2a भी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। पाई के टर्म्स में रेडियन में आप लिख सकते हैं, राइट। सुपर राइट एक्चुअली। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट गाइस, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और बड़े बड़े क्वेश्चन है जो आईआईटी में आए हैं, जेई में आए हैं, नेट में आए हैं, जो अब कॉन्सेप्ट में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, हर एग्जाम में आया है और भर के आता है, इस बार भी आया था अभी, ठीक है, तो फिर से आ सकता है as it is, right boss, right। Okay, it's very important type of question and important concept, क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं तीनों के तीनों एग्जाम में, मेंस में, नीट में, आईआईटी के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं, राइट, एंड रियली इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट सर? अ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग, नो, अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 15 डिग्री मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ठीक है भाई, एक थिन प्रिज्म है हमारे पास, इसका ये एंगल दे दिया प्रिज्म एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल यू कैन से 15 डिग्री, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया आपको 1 पॉइंट कितना, दिस इज 1.5 इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया है। इट्स कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म ऑफ द ग्लास ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 दैट इज 1.75। इसको कंबाइंड किया गया है दूसरे प्रिज्म के साथ। मान लिया दूसरा, ये पहला प्रिज्म है, दूसरा प्रिज्म मैंने यहाँ लिख दिया, फिर कंबाइंड कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, और इसका रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म ये होगा A2, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है उसने μ2 1.75। लेट्स सी, कूल। अब पता है क्या बोल रहा है, जब इसको कंबाइन करेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म प्रोड्यूस डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी वो बात करे डिस्पर्जन की, ठीक है, डिस्पर्जन विदाउट, समझना, विदाउट डेविएशन, जब भी वो विदाउट डेविएशन मतलब टोटल डेविएशन एंगल हमारा 0 होना चाहिए। जब भी वो इस कंडीशन को अप्लाई करेगा ना, तो बिना सोचे समझे एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको डायरेक्ट अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है भी नहीं। तो क्या करेंगे सर, देखो इसका डेविएशन एंगल मान लेना del 1, इसका मान लेना del 2, मैंने बोला नेट, जब विदाउट डेविएशन का मतलब नेट डेविएशन 0 करना है, तो आप करेंगे नेट का मतलब del 1 प्लस del 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अच्छा सर, ये होता है, देखो भाई सीधी बात है, अगर आपको याद है थिन प्रिज्म के लिए, ठीक है, थिन प्रिज्म के लिए जब a बहुत कम होता है, ठीक है, a बहुत कम होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, समझ लो, वैसे इसमें 15 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो वेरी लेस मान लो बस आप, ठीक है, तो आप डेविएशन यूज करते थे μ-1 इंटू ए, राइट, दिस इज द फॉर्मूला, कंसेप्ट बता रहा हूं वैसे तो मैं, दिस इज द फॉर्मूला μ-1 इंटू ए। तो अगर ये कंडीशन आ जाती है, डिस्पर्सन तो कर रहा है लेकिन विदाउट डेविएशन कर रहा है, तो बताओ, क्वेश्चन में पूछा तो बताओ एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ सेकंड प्रिज्म बताओ, इसका ये एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा सेकंड वाले का, ठीक है। तो भाई आप फॉर्मूला सीधा से यूज करेंगे, μ1 - 1 इंटू a1 इक्वल टू μ2 - 1 इंटू a2, बस ये रिलेशन आप याद रखें और आपकी बात बन जाएगी, ठीक है बॉस। ऐसे नहीं लिखना चाहते तो यहां पे लिख दो μ1 - 1 इंटू a1 प्लस μ2 - 1 इंटू a2 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। a2 नेगेटिव आएगा, उससे ये पता चलता है कि ये प्रिज्म जब इसके साथ कंबाइन किया जाएगा तो इन्वर्टेड फॉर्म में किया जाएगा। अगर ये सीधा रखा है ऐसे, अगर ये ऐसे रखा है तो वो इसका उल्टा होगा, ऐसे ये 1 है तो ये 2 है, समझ गए। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, वो डायरेक्ट एंगल ही पूछेगा आपसे। तो μ1 कितना है, पुट कर दो 1.5, ठीक है, 1.5 ये रहा फॉर्मूला, -1 a1 कितना है 15 डिग्री इक्वल टू μ2 कितना है
1.75 1.75 -1 और ये हो जाएगा A2। चलो भाई ये आ गया 0.5 इंटू आ गया 15 डिग्री इक्वल टू 0.75 इंटू आ गया A2। तो देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है 0.05 राइट, दिस इज 0.05 ओके। अब ये 0.5 ऑलरेडी है तो 0.5 डिवाइड में 0.05 और इधर आ जाएगा A2। देखो एक पॉइंट हट जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, एक 10 ऊपर जाएगा तो A2 आ जाएगा आपका 10 डिग्री। चेक करें आप, बाकी तो आप धुरंधर है कैलकुलेशन में धुरंधर है। मेन है कि इस कंडीशन में ये फॉर्मूला आपने याद रखना है और पक्का ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि एक का प्रिज्म एंगल गिवन होगा, दूसरे का आपसे पूछेगा एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी क्लियरली। ठीक है दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन, 10 डिग्रीज का आंसर है जो कि आपको दिख भी रहा है, कैलकुलेशन आपके हाथ में है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जितने भी क्वेश्चन मैंने जैसे कि मैंने आपको बोला सब धुरंधर क्वेश्चन होने वाले हैं और इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट बॉस, ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन तो 2022 में भी आया था, पक्का। चलो चेक कर लेते हैं। उसने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म इज √2। एक प्रिज्म है आपके पास, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √2, बदिया जी बदिया है, एंड इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 30 डिग्री। डू यू नो द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल? रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब होता है ए, दिस इज 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म को ही कहते हैं, प्रिज्म एंगल को ही कहते हैं, याद रखना, भूल मत जाना, कंफ्यूज भी नहीं होने का। उसने बोला वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड अ मिरर इनवर्ड। मतलब अगर इस प्रिज्म का एक सरफेस ये है S1 तो दूसरा सरफेस है S2, इसको मिरर बना दो। मान लिया इसको मिरर बना दिया इनवर्ड, ऐसे मिरर, ठीक है सर, बना दिया, बाहर से पॉलिश कर दिया यार, ठीक है। A beam of monochromatic light enters the prism from the mirror surface, if its angle of incidence of the mirror is a beam of monochromatic light enters the prism from the mirror surface if its angle of incidence of the prism is, ये आपने निकालना है क्वेश्चन, इंसिडेंस एंगल। मान लिया इस सरफेस पे आप लाइट को एंटर करा रहे हो ऐसे और यहाँ पे लाइट टकराई, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान लो एयर 1 और इसका अंदर का तो पता ही है, और यहाँ नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये अंदर जाएगा, ठीक है, और ये लाइट रे इस पे टकराएगी कहीं ना कहीं जाके। एक सिचुएशन इसमें समझनी बहुत जरूरी है कि उसने बोला है बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट एंटर्स द प्रिज्म फ्रॉम द मिरर सरफेस, मतलब मिरर सरफेस पर जब वो जाके टकराएगी वापस आ जाती है, तो वापस प्रिज्म में आ जाती है। इसका मतलब समझ लो आप कि लाइट रे यहाँ पे टकराई और कहीं ना कहीं इधर गई, और जब वो इधर गई होगी तो यहाँ पे टकराई और वापस आ गई, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि सिल्वर्ड सरफेस पे या मिरर वाले सरफेस पे लाइट टकराई और वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर गई, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल होना था, यहाँ पे जो एंगल देखो ये I है तो ये R1 होना था, और यहाँ पे याद करो जब दोनों सरफेस से लाइट बाहर निकलती थी ऐसे, ठीक है, ऐसे निकलती थी ना, तो यहाँ पे हम R2 मानते थे, ये R1 मानते थे, ये I मानते थे और ये E मानते थे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये जो R2 है इस केस में 0 हो जाएगा क्योंकि अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, टकरा के नॉर्मली वापस आ रही होगी, तो R2 0 लेना है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपको दे रखा है A, तो भाई आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो नो प्रॉब्लम, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ। चलो भाई देख लो, बहुत आसान है, इसकी ट्रिक भी बता रखी है मैंने बुक्स वगैरह में भी, जिस बच्चे ने बुक नहीं लिया वो ले सकता है जस्ट बिफोर 10th ऑफ अप्रैल, उसके बाद आपको नहीं दी जाएगी क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो +1 और +2 के बच्चे हैं वो तो पक्का ऑर्डर कर सकते हैं, सारी शॉर्ट ट्रिक उसमें है, कोई लेंथी सोल्यूशन नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट अप्रोच है क्वेश्चन को बहुत जल्दी क्विकली सॉल्व करने के लिए, समझ गए। तो ये सारे फंडे भी हैं जो यहाँ पे भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अगर इंसिडेंस एंगल निकालना है तो बाहर से लाइट प्रिज्म में जा रही है, तो यहाँ स्नेल्स लॉ यूज करो ना, तो बाहर से जा रही है μ1 से इनटू कितना एंगल पे इंसिडेंट कर रही है I, अंदर जा रही है तो म्यू कितना एंगल के साथ R1, हो गया कहानी खत्म। ये तो है 1 क्योंकि ये बाहर का रिफ्लेक्टेड एयर मानेंगे, साइन ऑफ I निकालना है, म्यू दे रखा है आपको प्रिज्म का √2, R1 आपको नहीं पता है। जब भी ऐसा केस हो कि लाइट प्रिज्म के अंदर जाकर दूसरे सरफेस पे टकराकर वापस आ जाए, तो यहाँ पे एंगल जो होता था वो 0 हो जाएगा, और जब ये एंगल 0 हो जाए तो याद करो R1 इस एंगल और इस एंगल का जो सम होता था वो A के इक्वल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म के, और ये आपने 0 कर दिया तो A R1 वही होगा जो A होगा, यानी 30 डिग्री। तो कहीं ना कहीं आप R1 को हमेशा A मान के चलते हैं। जब ये कंडीशन आती है तो साइन ऑफ I मस्ट बी इक्वल टू √2 साइन ऑफ 30, तो साइन ऑफ I इज इक्वल टू √2 1/2, सॉरी साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसको आप लिख सकते हो 1/√2, तो साइन ऑफ I की वैल्यू आ गई 1/√2, जिसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ 45,
है ना, तो आई आ गया 45 डिग्री, तो योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस कंडीशन मस्ट बी 45 डिग्री। क्लियर है, दैट शुड बी द 45 डिग्री एंगल। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, मजा आएगा, ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे मस्त मस्त एंड मस्त तरीके से, ठीक है बॉस। ओके, इस लास्ट के 2 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, मेंस में भी और नीट में भी, दोनों में राज की बात है ये समझने का बॉस, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो भाई एस्ट्रोनॉमिकल है, सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है 80, राइट। तो एक इसके पास बड़े वाला लेंस होता है और एक इसके पास छोटे वाला लेंस होता है। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, और ये होता है इसका आई पीस, ठीक है, दिस इज योर आई पीस, ठीक है, ऐसे दे रखा है। अब क्या बोला इसने क्वेश्चन में, 40 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इनकी फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ है आपकी 40 सेंटीमीटर और आई पीस की फोकल लेंथ है आपकी दिस इज 4 सेंटीमीटर। बेहतरीन। और इन दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं एल, और वो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, मतलब एल का मतलब होता है ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंस, ट्यूब लेंथ, है ना, इसको आपसे कह सकते हैं। देखते हैं क्या पूछा है। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट ऑफ 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, यानी इस ऑब्जेक्टिव से 200 सेंटीमीटर कहीं पे एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे 200 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे उसको देखना है हमने, ये ऑब्जेक्ट है आपका 200, यानी इसकी डिस्टेंस दे दी ऑब्जेक्टिव से, तो डिस्टेंस भी यू नॉट लेंगे कि ऑब्जेक्टिव लेंस से है जी भाई, ठीक है। अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव एंड द लेंसेज मस्ट बी सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। तो बताओ दोनों लेंस के बीच में कितने डिस्टेंस, अरे यार एल ही तो होती है, ये पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेज, ठीक है, राइट बॉस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेज। सो लेट्स सी, कम ऑन गाइस, तो कैसे करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, कम ऑन, हैव ए लुक, कैसे सर। तो देखो भाई, इनके बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये लेंस कहां बनाएगा वो देखना पड़ेगा, और वो इनके अगर बीच में बनती है तो फिर आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे, तो हम यहां यूज करेंगे कि हमें निकालनी है कि ये वाला लेंस इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज कहां बनाएगा, उसकी डिस्टेंस है v0। तो हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला इसके लिए, v0 भाई हमें पता है लेंस फॉर्मूला होता है v 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। तो हमें 1/v0 निकालना है, 1/u दे रखा है -200, क्योंकि लेंस के सामने है, सामने डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं, और इसकी फोकल लेंथ रखी है 40। तो 1/v0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, परे जाएगा, तो 1/40 - 1/200 हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, बाकी आप एक बार कैलकुलेशन देख लेंगे, आप धुरंधर खिलाड़ी तो हैं ही वैसे भी, ठीक है। और इसका एलसीएम आप ले सकते हैं, एलसीएम क्या लेंगे सर, 200, तो ये आएगा 5, ये आएगा -1, दैट इज 4/200, तो 1/v0 दोस्तों आ जाएगा 1/50, यानी 50, 9v0 आ गया 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, 50 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि देखो जो भी इसकी इमेज बनेगी, ठीक है, जो भी इसकी इमेज बनेगी, हमें तो इन दोनों के बीच की लेंथ एक तरीके से कैलकुलेट करनी है बेसिकली, ठीक है। हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, दैट इज ट्यूब लेंथ, ठीक है। जबकि इसकी जो इमेज बन रही है वो 50 सेंटीमीटर बन रही है, इस लेंथ से 50 सेंटीमीटर अवे बन रही है। इसकी फोकल लेंथ इटसेल्फ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ इटसेल्फ कितनी है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर कहीं इसका फोकस यहाँ है तो कहीं बन रही होगी, अगर ये 40 है तो कहीं यहाँ बन रही होगी, भाई इधर को बन रही होगी, ठीक है। तो कूल है। अगर मैं यहाँ मान लूं कि यहाँ बन रही है जी, ठीक है, इमेज यहाँ बन रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी आपकी ये 50 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस और चाहिए आपको ये वाली, तो टोटल लेंथ नहीं आ जाएगी हमारे पास, टोटल लेंथ नहीं आ जाएगी। अब ने एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो अब ध्यान से, क्वेश्चन में क्या गिवन है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप इसको रिजल्ट याद हो उससे भी बात बन सकती है, अगर आपको उसका रिजल्ट याद हो उससे भी बात बन सकती है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है, इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है। अगर तो इसकी जो बन रही है, देखो मान लिया इसकी फोकल लेंथ है भाई, इसकी इमेज इसके लिए किसका काम करती है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ गई v0 की वैल्यू, तो अगर लेंथ निकालना है डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो v0 + f3, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, दिस फॉर्मूला यू कैन यूज वेरी डायरेक्टली, और क्वेश्चन आपका बन जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात है भी नहीं। बस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। एक बार पढ़ लेते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड ओके सो फोकल लेंथ इतनी है 4 सेंटीमीटर है, टू व्यू वन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव द लेंसेज मस्ट बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो मस्ट बी सेपरेटेड तो इतना होना चाहिए भाई, एल v0 आपने निकालने है 50 और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 4 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 54 सेंटीमीटर, इतनी होनी चाहिए उनके पास, सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं बॉस।
ठीक है, चलो अब देखो यार, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। अब बेसिक सी मैथमेटिक्स है, एंगल वैंगल का खेल है, आराम से आप क्वेश्चन को करके आ सकते हैं क्योंकि दोनों एग्जाम में आ चुका है, नीट में भी और जेईई में भी उस टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन। सो दैट्स व्हाई हमें करना आना चाहिए एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बाकी अब आपकी बारी कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सारे कंसेप्ट आप रिवाइज करके जाना। 3 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, टीआईआर वाले कंसेप्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, जो बेसिक फॉर्मूला हो तो ऑब्वियसली याद रखना, और प्रिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस करना क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लेंसेज, उन पे भी आपने बढ़िया से मेहनत करके जाना है, ठीक है। सो हियर वी गो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो अच्छा है, बढ़िया है, इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आते हैं, तो इससे भी पता चलेगा कि आपको इस तरीके के फॉर्मूला भी रिवाइज करके जाने हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एन आई स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब्स स्पेक्टेकल्स, राइट। एक आई स्पेशलिस्ट है जो हमें सजेस्ट कर रहा है स्पेक्टेकल्स हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसी के कॉन्टैक्ट में कॉन्केव लेंस ऐसे रखा है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ठीक है भाई। पावर ऑफ दिस लेंस कॉम्बिनेशन, मान लिया इसकी पावर है P1 और इसकी पावर है P2, तो जब भी लेंस कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी होती है टोटल, तो होती है P1 प्लस P2। एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, या तो ऐसे करो या आप ऐसे करो कि फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल लो, ठीक है, कॉम्बिनेशन, और ये पावर ऑफ कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा 1/FC = PC होता है कि नहीं भाई, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो अगर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल लो आप, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका होता है इसकी फोकल लेंथ F1 और इसकी F2, जो कि दे भी रखी है उन्होंने, ये इसको मान लो F1 और इसको मान लो F2। तो जब भी 2 लेंस कॉम्बिनेशन हो, 3 हो, 4 हो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होना और आपने टोटल फोकल लेंथ निकालनी है कॉम्बिनेशन की, तो हमेशा याद रखना F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे एंड पुट द वैल्यूज विद द साइन कन्वेंशन, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की नेगेटिव होती है, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो 1/FC आ जाएगा 1/40 प्लस 1/-25। ओके बॉस, तो 1/FC आ जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम क्या ले बॉस, एलसीएम क्या ले इसका, तो 25 से कैंसिल होना चाहिए एंड 40 से भी कैंसिल होना चाहिए, तो व्हाट शुड बी दी एलसीएम। ओके, तो ऐसा करो ना, 200 ले लो यार, ठीक है, 200 ले लेते हैं, 200, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 एंड ये यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, एंड ये आ जाएगा 8, राइट, और ये आ जाएगा आपका -3/200। नाउ चेक इट आउट, तो यहाँ पे लिख दो, देखो ये 1/FC की जगह ये लिखना है, और एक बात का ख्याल रखना है सेंटीमीटर में दे रखी है वैल्यूज, ठीक है, ठीक है बॉस। तो आप लिखेंगे PC = 1/FC की जगह लिख सकते हैं माइनस दिस एंड दिस, ठीक है। अब चूंकि ये वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में है, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पावर के आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये कैंसिल, तो PC आपके पास आएगा -1.5, इतना डायोप्टर, तभी तो लिखोगे डायोप्टर में, समझ गए, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना, तो हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज योर पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लेंस कॉम्बिनेशन एक्चुअली। सो दी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं मस्त तरीके से। रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चन में एक टॉप 10 सेलेक्ट करूंगा, उनको डिस्कस करूंगा इन दोनों टॉपिक के रिलेटेड, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इसको बढ़िया तरीके से अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, सारे कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और उन पे लॉट ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। डर भी दूर भगाना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करके आना है विदाउट एनी फियर। ओके बॉस, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और प्रैक्टिस करते रहे विद कॉन्फिडेंस। ओके, ऑल द बेस्ट।